नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े महासमागम की, यानी कि महाकुंभ की, जिसमें देश भर से और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस महाकुंभ का जो आयोजन है, इसका इतिहास तो ऐसा है कि जब कई धर्मों और कई पंथों की शुरुआत तक नहीं हुई थी, उससे पहले से इसका आयोजन हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा समागम, इतना बड़ा समागम इस धरती पर और कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा समागम तो इस बार आज पहले दिन करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने इस श्रद्धा की डुबकी लगाई। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और खास तौर पर बात करेंगे कि विदेशी मेहमान किस तरह सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, और खास तौर पर विपक्षी इंडी गठबंधन जो है या नहीं है पता नहीं, जो हुआ करती थी उसकी बात कर रहा हूं कि दिल्ली चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। आज हाँ ना करते हुए आखिरकार राहुल गांधी की पहली रैली भी हो रही है, तो पता नहीं वो गठबंधन धर्म निभाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल पर वैसे ही अटैक करेंगे जैसे दिल्ली कांग्रेस के नेता करते हैं। तो आर पार है दिल्ली चुनाव में। इस पर आज खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे पीएम मोदी का एक और मिशन कश्मीर। आज कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है। सोनमर्ग में जो प्रधानमंत्री ने टनल का उद्घाटन किया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कश्मीर के लिए भी, देश की सुरक्षा के लिए भी और पूरे कनेक्टिविटी के लिए। इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी सोनमर्ग सुरंग का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का माहौल। संगम नगरी में लग रही है आस्था की डुबकी। अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने जताई खुशी। स्टीव जॉब्स की पत्नी सन्यासी बनकर पहुंची। झुग्गी मामले में उपराज्यपाल के बयान के बाद बीजेपी ने कहा माफी मांगे केजरीवाल। तो वहीं आतिशी समेत कई प्रत्याशियों का आज नामांकन। राहुल गांधी की आज प्रचार अभियान में एंट्री। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली में आज पहली रैली। स्थानीय कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ तो खोल रखा है मोर्चा। तो सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी निभाएंगे गठबंधन धर्म। विदेश मंत्री के रूप में पहली बार डॉक्टर जयशंकर की आज से 2 दिवसीय स्पेन यात्रा। स्पेन के नेतृत्व और अपने समकक्ष से करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। और आज पूरे देश में मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और आज शुरुआत करते हैं महाकुंभ से। जी हां, दिव्य भव्य महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है इस धरती पर। तो प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का महा आयोजन हो रहा है और श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। पहले ही दिन अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया। देश भर, और सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का यह सबसे बड़ा समागम है। महाकुंभ को माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर। इस बार 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इतनी तो किसी देश की, कई महादेश की जनसंख्या नहीं है। हजारों सालों से हो रहा है
सनातन के इस पवित्र समागम का महा आयोजन। और किस समय से हो रहा है, जब दुनिया के कई धर्मों और पंथों की शुरुआत तक नहीं हुई थी, उससे भी काफी पहले से यह महासमागम हो रहा है सनातन का। दुनिया भर से कई श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ में, और इसी सिलसिले में सन्यासिनी की वेश में महाकुंभ पहुंची हैं स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल। आपको पता होगा एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स। तो प्रयागराज में लॉरेन पावेल अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची हैं। लॉरेन पावेल को नया नाम मिला है, कल्पवास करेंगी वो, तो नया नाम मिला है कमला, और गोत्र उनको दिया गया है अच्युत, और वो महाकुंभ में सन्यासिनी की तरह रहेंगी। तो ये जो महाकुंभ है, कितना बड़ा महासमागम है, ये अपने आप में सारी तस्वीरें कहती हैं। और आज जो करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं, पवित्र स्नान कर चुके हैं, वो अपने आप में पूरी कहानी कहती है। लेकिन महाकुंभ में पहले स्नान के लिए तड़के से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है, और देश ही नहीं दुनिया भर से लोग दिव्य और भव्य महाकुंभ का अद्भुत अनुभव करने के लिए संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। विदेश से प्रयागराज आए श्रद्धालुओं का कहना है कि वो कई वर्षों से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। Very excited, and I always like coming here. It's very nice. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany, and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. First time in India. Yeah. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples have been absolutely amazing. तो दुनिया के कोने कोने से आए ये श्रद्धालु हैं, सनातन की महाशक्ति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं रूस से आई एक श्रद्धालु ने भारत आने पर खुशी जताई और कहा कि असली शक्ति तो भारत के लोगों में ही निहित है। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो? मेरा भारत महान। So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is there. People, and look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. और इस महाकुंभ में लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका जो सबसे ज्यादा दूर है, वहां का एक देश ब्राजील, वहां से आए एक श्रद्धालु ने कहा कि वो मोक्ष की तलाश में महाकुंभ आए हैं और यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। तो दुनिया भर के ये श्रद्धालु धरती के कोने कोने से आए हैं और वो अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। ये सनातन की महाशक्ति को दिखाता है। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह, देखिए इस समय जुड़ चुके हैं और संगम तट से ही जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले मैं जरा रामेंद्र के पास चलता हूँ। रामेंद्र, हम लोग तो कुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आज थोड़ा सा इस पर बात करूंगा कि दुनिया के कोने कोने से जिस तरह से श्रद्धालु जुटे हैं, क्या यूरोप, क्या लैटिन अमेरिका, क्या जो अमेरिका है वहाँ के लोग,
एशिया भर से तमाम लोग, अफ्रीका से, मतलब दुनिया के कोने कोने से जिस तरह से जुटे हैं रामेंद्र, ये चाहे स्टीव जॉब्स की पत्नी हो, वो तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये सनातन की इस धरती पर जो महाशक्ति है वो परिलक्षित हो रही है आज प्रयागराज में। देखिए, सनातन का पता नहीं है कि कब से धर्म शुरू हुआ और कहां तक जाएगा। तमाम आए और चले गए देश में, लेकिन सनातन संस्कृति है। और सनातन को इसलिए, चाहे स्टीव जॉब्स की पत्नी आई हो, चाहे लैटिन अमेरिका से आ रहे हो, चाहे अन्य देशों से आ रहे हो, सनातन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इकलौता धर्म है जो मानवता का संदेश देता है। इकलौता धर्म है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। ऐसा कोई धर्म दुनिया में नहीं है, इसलिए दुनिया के लोग इधर खींचे चले आते हैं। और अगर हमारी ऊर्जा, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनकी ऊर्जा इस तरीके की है, एक तो त्रिवेणी का संगम तट, दूसरा प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग का तट, तीसरा महाकुंभ। ये अवसर शायद ही किसी को मिलेगा। जो इस महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं वो जरूर आए, किसी भी तरह आए, ये अवसर नहीं मिला। इसलिए दुनिया के लोग खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ भागीरथी जी ने जब गंगा जी को बुलाया था तो अपने पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए बुलाया था। माँ गंगा के तट पर ऐसे ही मोक्ष मिलता है। त्रिवेणी का घाट हो और महाकुंभ हो तो मोक्ष तो मिलना ही। मोक्ष के प्रयास में लोग आ रहे हैं। पैसा रुपया बहुत आ जाता है, लोगों के दिल शांति नहीं है। हमारा धर्म शांति, स्थिरता देता है, शांति देता है, मानवता सिखाता है। क्या लगता है कि हमारा धर्म क्या सिखाता है? आप बोलते रहिए। हमारा धर्म, सनातन धर्म की जय हो। बोलते रहो। सनातन धर्म की जय हो। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि प्रयागराज की धरती पे जो है आए हुए हैं, और 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ जो लग रहा है, कितने सौभाग्यशाली है हम लोग कि महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सभी पापों से मुक्त हो रहे हैं हम लोग जी। हाँ, देखिए, दुनिया के तमाम लोग आ रहे हैं, दुनिया से लोग, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। क्या है ऐसा? हम भी एमपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से, देवास से हैं, और यहाँ पर बहुत जनता का सैलाब और सरकार की व्यवस्था देखकर बिल्कुल बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। और आप लालचंद मानिएगा कि दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा भारत यहाँ एकत्र है। अगर आप आएंगे तो एक भारत आपको यहाँ दिखेगा। 1 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, और जो सरकार की अपेक्षा, वो सारे आंकड़े टूटेंगे और 45 से 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। जिस तरीके की आज की स्थिति पहले दिन की दिख रही है, शुभारंभ का आगाज ही बता रहा है कि ये महाकुंभ किस तरह का होगा। लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ रामेंद्र, लौटता हूं। आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, वरना मैं पूछता कि ये जो श्रद्धालु हैं इनमें पहचानिए कौन जो है, कौन सी जाति का है। आज राजनीतिक बात नहीं करूंगा। विनोद जी, सनातन वैसे तो शब्द का ही मतलब होता है शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन। और उस वही सनातन जो है वो दुनिया भर के कोने कोने से आए श्रद्धालु उसी सनातन की महाशक्ति को पहचानते हुए प्रयागराज के संगम तट पर दिख रहे हैं आज। लाल जी, मैं आप ही की रिपोर्ट में जो एक रशियन ये थी श्रद्धालु, उनकी बात सुन के तो मैं खुद अभिभूत हूँ। और मुझे लग रहा है कि जिसने भी कभी कहा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, वो इनक्रेडिबल इंडिया की बात अगर आपको समझना है तो आज देखिए कि दुनिया भर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप तो लोग दिखा रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूं, कम से कम 10 यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में 25 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, IIM सहित कई इंस्टीट्यूट अभी रिसर्च करने आए हैं इस बात को लेके कि ये दुनिया सनातन का जो ये सबसे बड़ा जमावड़ा है। 1 करोड़, जैसा आप अभी बता रहे थे कि 1 करोड़ लोग अभी 12-1 बजे तक स्नान कर चुके हैं, तो आप ये तादाद जो है, ये संख्या शाम होते होते शायद 2-2.5 करोड़ की पहुंच जाएगी। तो आज ये 2.5 करोड़ लोग स्नान करेंगे एक दिन में, उस गंगा त्रिवेणी संगम के तट पे स्नान करेंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रकृति के लिए, नेचर्स के और लोगों के बीच का जो एक ये लगाव है, उसका एक रिसर्च है कि ये जो समाज का और ये व्यवस्था का, जिसमें जाति, भाषा, रंग सब कुछ एक जैसा घुल मिल जाता है, आखिर ये कैसे होता है, इसकी वैज्ञानिक पहलू क्या है, इन सारे विषय के दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज आज रिसर्च करने संगम के इस तट पे आए हैं। श्रद्धालुओं का तो अपनी आस्था है कि, लेकिन मुझे लगता है कि इस संगम के इस तट पे इस महाकुंभ ने एक दुनिया को मैसेज भी दिया है। मैसेज सबसे बड़ा यह है
कि भारत को लेके, भारत की विविधता में एकता के जो एक अपनी ताकत है उसको लेके जितने नैरेटिव्स बनाए गए होंगे उस सारे नैरेटिव्स का जवाब आज ये संगम के कुंभ से मिलता है। जो आप कह रहे थे जाति की बात, आप दिखाएंगे रामेंद्र, कभी बताएंगे उसको कि एक पंक्ति में लगे हुए जब लोग भोजन कर रहे होंगे अभी गंगा के उसी तट पे, आप देखेंगे कि उसमें ऊंच नीच जात पात का कोई अर्थ नहीं होगा। ही नहीं। आपको लगेगा कि पूरी मानवता एक पंक्ति में सिमट सी गई हो। बिल्कुल। ये सनातन में आखिर ये जाति व्यवस्था या जाति गिनने या जाति की बात करने वाले कौन लोग हैं? तो ये विरूपता लाने वालों का सबका जवाब आज ये महासंगम पे, महाकुंभ का ये जवाब है। वो साधु, वो सन्यासी, वो संत, वो गृहस्थ, एक लगता है कि ये सबका समागम जो है पूरी धरती पे, पूरी मानवता को ये सीख दे रही है, प्रकृति के पास आओ और शांति महसूस करो। यही सनातन का सूत्र है। बिल्कुल यही सनातन का सूत्र है। आप रिसर्च की बात कर रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च तो इस पर भी हो जाना चाहिए। जो हमेशा गीजर के पानी का इस्तेमाल करते हैं वो भी आज इतने ठंडे पानी में कैसे डुबकी लगा रहे हैं। रामेंद्र, जो व्यवस्था है, जिस तरह की व्यवस्था, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ हर एक आयोजन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या आप 2019 का आयोजन देख लीजिए, फिर अभी 2025 का आयोजन देख लीजिए, ऐसा लगता है कि व्यवस्था करने के मामले में वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहे हैं। लालचंद, एक भोगी और एक योगी में इतना ही अंतर होता है कि जब योगी सत्ता पर बैठता है तो चीजें बदल जाती हैं। वो लोगों के लिए काम करता है, उसका अपना कोई नहीं है, संसार के सभी समस्त जीवों के लिए काम करता है। यही कॉन्सेप्ट है जो हमारे ऋषि मुनि योगी यहाँ आए हैं, इनका भी यही कॉन्सेप्ट है। मानवता का संदेश देते हैं, पूरे जीव जंतुओं की उपासना का संदेश देते हैं, प्रभु की उपासना का संदेश देते हैं। आप यहाँ आइए, कोई जात नहीं। जो चश्मे लगाकर राजनीतिक लोग बैठे हैं उनको चश्मा उतार कर देखना चाहिए। यहाँ ना जाति है, न वेशभूषा है, न धर्म है, न पंथ है, न संप्रदाय है, न क्षेत्रवाद है। यहाँ एक लाइन से लोग आ रहे हैं, एक गंगा में स्नान कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे जिन भंडारों में भोजन करेंगे। कोई साधु संत या जो आश्रम है वो जात पूछ करके भोजन नहीं दे रहा। एक लाइन से बैठिए, शुद्धता से भोजन करिए, जय श्री राम का नारा लगाइए जाइए। तो इसलिए दुनिया यहाँ खिंची चली आ रही है। और ये सनातन है, ये जो और दूसरे लोग हैं उनको देखना चाहिए कि मानवता के साथ और प्रकृति के साथ हम कैसे जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने जो वहां से जो संदेश जा रहा है ना रामेंद्र, मुझे लगता है कि वो संदेश देश और दुनिया में जा रहा है। लेकिन फिर भी कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, जैसे ममता जी कहती हैं कि गंगा सागर में इस तरह का आयोजन नहीं होता। आप योगी जी की तरह जरा आयोजन कीजिए तो सही, गंगा सागर में भी आयोजन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति में गठबंधन में किस तरह आर पार है। लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है और उन्होंने खुद उस टनल के अंदर जाकर जायजा लिया है। एक वीडियो साझा किया है, देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो आपने देखा। आज इस मुद्दे पर भी हम बात करने वाले हैं इस वक्त में, थोड़ी देर के बाद। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खास चर्चा करेंगे कि दिल्ली चुनाव में जो इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन है, उसका क्या हाल है। आज राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, केजरीवाल जी को बख्शेंगे या फिर दिल्ली कांग्रेस की तरह
हमला बोलेंगे, करेंगे इस पर खास चर्चा। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोहड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोहड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने किस तरह से सोनमर्ग में टनल का उद्घाटन किया और इस टनल का जायजा लिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में टनल का उद्घाटन किया है और वहां पर उन्होंने जायजा लिया टनल के अंदर जाकर। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग में महत्वपूर्ण टनल को उद्घाटन करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने उसका जायजा लिया। ये वो तस्वीरें आपने देखी। जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उन्होंने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया और वहां पर खुद उन्होंने सुरंग के अंदर जाकर जायजा लिया। इसके बारे में हम आपको आगे रिपोर्ट भी दिखाएंगे और इस पर बात भी करेंगे। फिलहाल आज की खास चर्चा हम कर रहे हैं और वो खास चर्चा जो है वो दिल्ली चुनाव को लेकर है कि दिल्ली चुनाव में जो विपक्षी गठबंधन है क्या उसमें आर पार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की टक्कर में कांग्रेस पार्टी ने भी मजबूत लड़ाई देने की तैयारी कर ली है। मुकाबला त्रिकोणीय बनाने के लिए स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है, लेकिन चुनाव प्रचार में अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दूरी लोगों के बीच एक तरह का कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी दिल्ली को लेकर गंभीर भी है या नहीं।
इस बीच आज पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी दिल्ली में पहली रैली को संबोधित कर रहे हैं। जाहिर है कि वो पहली रैली मुस्लिम आबादी वाले सीलमपुर से अपनी सियासी जमीन तलाशने की इस रैली के जरिए कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर उनकी रैली है। तो क्या राहुल गांधी गठबंधन का धर्म निभाएंगे या फिर दिल्ली से कांग्रेस को चलता करने वाले अरविंद केजरीवाल से अपनी सियासी जमीन छीनने की कोशिश करेंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बीच बीजेपी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सियासी नूरा कुश्ती मानती है। 4 ही महीने पहले लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक मंच से गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे थे और अब अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। उधर सीपीएम ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट देकर दिल्ली में गठबंधन की सियासत को थोड़ा सा और उलझा दिया है। हालांकि आरजेडी, टीएमसी, सपा जैसी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को खुला समर्थन दिया है। इंडी गठबंधन का नेता कौन होगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी? संसद सत्र के दौरान यह सवाल उठा था, तो अब इस विवाद का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखने लगा है। राहुल गांधी खुद दावा करते हैं कि वो सभी विपक्षी दलों के नेता हैं, लेकिन गठबंधन भी क्या ऐसा मानता है? ये तो लगता है दिल्ली में ये तस्वीर साफ हो रही है कि गठबंधन ऐसा नहीं मानता। आज सीलमपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली चुनाव में अपनी लड़ाई मजबूत करने के लिए उतर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या राहुल गांधी बीजेपी पर प्रहार करते हैं या फिर उसी तेवर में केजरीवाल पर निशाना साधते हैं? पिक्चर अभी साफ होना बाकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दिल्ली से बाहर कर दिया था, वही तेवर राहुल गांधी अपनाएंगे क्या? लेकिन दिल्ली के लोग तो ऐसा नहीं मानते। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी को रोकने के लिए बनवा दिया था। तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी बीजेपी रोको के सूत्र को ही लेकर आगे बढ़ेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव करेगी? ये देखना अभी बाकी है। इन सब के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा पैसों के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा बनाने में जो लगे हुए हैं इतने सालों से, उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई ईमानदारी से सरकार चला सकता है। आज भी हमारे पास अपनी तनख्वाह के अलावा कोई पैसे नहीं है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों पर सवाल उठाए। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते, इतना क्यों झूठ बोलते, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको ज़रूरत नहीं थी। एयर पोल्यूशन की, हवा में जो गंदगी फैल रही है, जहर फैल रहा है, क्या उसकी बात करेंगे? क्योंकि उसमें दोनों के दोनों दोषी हैं। जमुना जी की सफाई क्यों नहीं हुई, क्या उसकी बात करेंगे? दिल्ली में गरीबों को मकान क्यों नहीं मिले, क्या उसकी बात करेंगे? दिल्ली में बेरोजगारी का आलम, हर घर का आदमी आज घर बाहर बैठा हुआ है बेरोजगार, उसको काम नहीं मिला, उसकी बात करेंगे? दिल्ली में पिछले 10 साल में एक भी नई बड़ी योजना नहीं आई जिससे दिल्ली वालों को राहत मिले, क्या उसकी बात करेंगे? वही भाजपा के नेता आरपी सिंह और अरविंदर सिंह लवली ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि यह विचारधारा के आधार पर नहीं, सिर्फ स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए बनाया गया था। जो घमंडिया अलायंस है, ये बना इसलिए था कि इनको मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, इनको भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना था। इन लोगों को कोई वैचारिक सांठगांठ नहीं थी, इनका कोई वैचारिक गठबंधन नहीं था। ये ठगबंधन था, जितने भ्रष्ट हुए इकट्ठे हो गए थे। अब अपने राज्यों में अलग अलग ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। वो उमर अब्दुल्ला हो, वो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सब ने अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरीके से राजनीति करने का तय किया। राहुल गांधी को अपनी रैली में स्पष्ट करना चाहिए कि इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज है कि नहीं है। पहले तो ये बताना चाहिए कि इंडिया अलायंस खत्म हो गया क्या। और भाजपा के स्थानीय यानी दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के आपसी रिश्तों को लेकर हमला बोला।
अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध में राहुल जी अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इन लोगों का महागठबंधन जो है वो बहुत ही सारी बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के प्रदेश मुख्यमंत्री थे उनके पास में है। तो अगर इस तरीके से कोई स्टेटमेंट आज देते हैं अगर सुनने को मिलता है तो फिर कल से घमासान जो है अरविंद केजरीवाल जी में और राहुल जी में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा कहना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये कभी मौसेरे भाई बन जाते हैं, कभी सौतेले भाई बन जाते हैं। जब इन सब की चोरी पकड़ी जाती है तो मौसेरे भाइयों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं कि हमको ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है, हमको पकड़ रही है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने चोरी नहीं करी है। और जब फ़ायदे की बात होती है तो कभी सौतेले बन जाते हैं। पंजाब में चुनाव लड़ना था तो सौतेले भाई की तरह चुनाव लड़ा है। इस समय पर सौतेले हैं कि मौसेरे हैं अभी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है कौन कौन मिले हुए जी और कहां कहां नूरा कुश्ती हो रही है और कहां कहां हमला हो रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शिवम जी। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी इस चर्चा में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा को बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी जरा अनुमान लगाइए, आज राहुल गांधी जी क्या करेंगे, कहां कहां पर हमला बोलेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाएंगे, हमला बोलेंगे, या फिर किसी तरह से बख्श देंगे और सिर्फ बीजेपी पर हमला बोलेंगे? बताइए लाल जी। पिछले दिनों से जितने भी राहुल गांधी का जो आपने चुनाव प्रचार देखा होगा तो उनका चुनाव प्रचार का एजेंडा डबल इंजन की सरकार, बीजेपी, पीएम मोदी, यही लगभग नबुकमोबेसी है। आज सीलमपुर में क्या वो दिल्ली में चलने वाली डबल इंजन की सरकार को भी किस निशाना बनाते हैं? डबल इंजन सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीएम तो अतिशी हैं, हाँ। उनके पीछे जो खड़े हुए हैं केजरीवाल, वो सीएम के सत्ता के केंद्र उनके हाथ में है। तो एक डबल इंजन सरकार अभी है दिल्ली में जो डबल इंजन के लिए फिर से वोट मांगने के लिए वहां जनता के बीच में है। तो अब सवाल है कि इस बार राहुल गांधी का आज का जो सीलमपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत है वो किस डबल इंजन सरकार पे हमला बोलती है, वो एक देखने की बात होगी। दूसरा सबसे बड़ा तो लोगों को दिल्ली में इस बात के लिए एक चौंकना स्वाभाविक है कि राहुल गांधी ने सारे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के सीलमपुर से क्यों किया? पहली रैली सीलमपुर से करने का मतलब क्या राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में सबसे फिट उनका जो अपना एजेंडा है वो सीलमपुर से शुरू होगी? अगर ये सीलमपुर से शुरू होती है तो आप भी इस बात को कह सकते हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस कम से कम अपने को मजबूत लड़ाई लड़ने के मूड में तो है। ये सब डिपेंड करता है कि राहुल गांधी का दृष्टिकोण क्या है और उनका चुनावी एजेंडा क्या है। क्या वो गठबंधन के धर्म निभाते हैं या फिर वो सीधे सीधे कांग्रेस की खोई हुई जमीन के लिए केजरीवाल से लड़ते हुए दिखते हैं? बिल्कुल ये देखना पड़ेगा। संदीप जी जरा बिल्कुल एकदम थोड़ा सा तस्वीर साफ करने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में कौन है दुश्मन नंबर 1, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? या दुश्मन छोड़िए, विरोधी कह देते हैं, राजनीतिक विरोधी। राजनीतिक विरोधी नंबर 1 कौन दिल्ली में, आम आदमी पार्टी या बीजेपी आपकी? बताइए। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए जरा तो संदीप जी। सर दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पार्टियों की है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी लड़ाई दोनों से है। दिल्ली में इसलिए क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, आधी जिम्मेदारी, बहुत सारे विषय राज्य सरकार के अधीन होते हैं, बहुत सारे केंद्र से चलते हैं, तो जो विषय है वो तो दोनों से रहना है। अब रही बात चुनाव लड़ने की और विरोधी होने की, तो पंजाब में भी हमने चुनाव अलग अलग लड़ा और एक दूसरे के खिलाफ जो भी था वो हमारे खिलाफ तथ्यों के आधार पर बात करते थे, हम उनके तथ्यों के आधार पर बात करते थे। हरियाणा में भी चुनाव हमने अलग अलग लड़ा, गठबंधन के बाद भी हमने अलग अलग चुनाव लड़ा। लोकसभा में भी इवन हमने जो है पंजाब में जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कोई गठबंधन होता है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है, एक एजेंडे के तहत होता है। अभी एक बात आई कि मोदी जी से लड़ने के लिए गठबंधन सब लोगों ने किया था, तो भाई आपने 14 के पहले कांग्रेस से ही लड़ने और जो है मनमोहन सिंह जी और राहुल जी से ही लड़ने के लिए गठबंधन किया था। गठबंधन तो आपने भी किया था। आज गठबंधन की राजनीति का दौर है। आज भी अगर आप में हिम्मत है तो आप गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ लीजिए, आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। थोड़ा सा ना संदीप जी, या कहीं पर भी। संदीप जी एक लाइन बोलता हूँ। संदीप जी एक लाइन, सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि सिर्फ मुझे लगता है अभी कितना 4 या 6 महीने, 4 महीने 5 महीने हुए होंगे, कांग्रेस की गाड़ी में बैठकर
कांग्रेस की गाड़ी में बैठकर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार के लिए प्रचार कर रहे थे, तो थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, इंडी गठबंधन है भी या नहीं है। संदीप जी आते हैं सर अभी जिस तरीके से अभी आपने कहा, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है एनडीए में, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे प्रदेशों में, और वो जो है केंद्र में साथ में चुनाव लड़ते हैं, या राज्य में किसी एक विशेष राज्य में चुनाव लड़ते हैं, और अलग अलग राज्यों में चुनाव अलग अलग लड़ती है पार्टियां। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप वैचारिकी के आधार पर गठबंधन की बात करेंगे तो मैं 2-3 सवाल आपके माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो वैचारिकी के आधार पर गठबंधन करती है, तो संजय निषाद ये कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, वो जो है श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। ये लेके जाएंगे सहमत है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, दिल्ली में आता हूं। त्रिपाठी जी आज दिल्ली में ही रहिए, आज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए दिल्ली में रहिए। आते हैं सर, वैचारिकी की बात हो रही है तो पूरा हम भारत में जाएंगे और एक एक जगह जाएंगे, हम कश्मीर भी जाएंगे सर, कश्मीर भी जाएंगे। जिस महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, क्या की वैचारिकी थी क्या? इसके बाद आप झारखंड चले जाइए, एक ऐसा गठबंधन करते हैं जो कि प्रतिबंधित रहा है संगठन, उसके साथ ठीक है। अब मुझे लगता है यार शिवम त्यागी जी को जवाब देना चाहिए, शिवम त्यागी जी को जवाब देना चाहिए। शिवम जी कह रहे हैं, शिवम जी तमाम उदाहरण देकर कह रहे हैं कि हम क्या अनोखा कर रहे हैं। हम अगर मान लीजिए 5 महीने पहले केजरीवाल जी को अपनी गाड़ी में बिठा के प्रचार करवा रहे थे, और आज अगर लड़ रहे हैं और देशद्रोही तक एक दूसरे को बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के अलाइज भी ऐसा करते हैं, हम ऐसा क्या अनोखा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन लालचंद जी एक चीज तो है, बोलिए, आप इनसे ये तो पूछिए कि जिन्होंने देशद्रोही कहा था वो दिल्ली की सीमा में भी है या दिल्ली की सीमा के पार चले गए? बेचारों ने जिस दिन से देशद्रोही कहा है उस दिन से मीडिया से गायब है। और तो एक और चीज कही थी कि 2 दिन बाद कुछ खुलासा करूंगा। क्या बात है भाई, उनको मुंह बंद कर दिया गया क्या? आप अजय माकन जी की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेशक है, आज पर्दे के सामने ये लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरे से लग रहा है डेली शाम को साथ में चाय पी रहे बैठकर। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल देशद्रोही थे और वो उनके लिए सबूत लाने वाले थे, बहुत सारे खुलासे करने वाले थे अजय माकन जी, तो आज अजय माकन जी कहाँ हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कैसे गायब हो गए? संदीप दीक्षित जी जो उतना मुखर होकर घूम रहे थे, वो बेचारे फ्लैट दर फ्लैट अकेले घूम रहे हैं, उनके पीछे कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता नहीं है। अब भगवान ही जाने कि आज राहुल गांधी जी क्या ड्रामा करने वाले हैं रैली में जाके। केजरीवाल को बोलेंगे जिसके साथ कल तक बैठकर जो है चाय कॉफी चल रही थी, या फिर मिलकर देश में जो है लोकतंत्र को बचाना था, समाज को बचाना था, देश को बचाना था, संविधान को बचाना था। अब भगवान जाने आज रैली में अपने आप को बचाएंगे, पार्टी को बचाएंगे या संविधान को बचाएंगे। खैर, मूल विषय पर आता हूं। ये बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि जब आप गठबंधन में होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो राज्यों में अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन ये तो वो पार्टियां हैं कि गठबंधन में रहते भी एक दूसरे को गरियाते हैं। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, इन दोनों में किस तरह की चीज रही है? भगवंत मान ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इस देश में दादी नानी आने वाले समय में एक कहानी सुनाया करेंगी, वो है एक थी कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने बोला था, सच बात। और तब तो गठबंधन में थे। तो ये तो गठबंधन में रहते भी गालियां देते हैं, गठबंधन के दूर रहकर भी गालियां देते हैं, लेकिन दोनों में बराबर बना हुआ है। भाजपा का इसलिए खुलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, बताइए संदीप जी, ये तो सबसे पहले बात तो ये बताइए, अजय माकन जी आजकल हैं कहां? बहुत दिनों से हमें दिखाई नहीं पड़े मीडिया में, कहां हैं वो? क्यों नहीं दिल्ली पर कुछ बोल रहे हैं? संदीप दीक्षित जी का भी बता रहे हैं कि भाई उनको भी, उनके पीछे भी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, तो इससे एक सहज अनुमान तो लग जाता है कि फिर आज सीलमपुर में क्या होने वाला है। सर अजय माकन जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, शिवम जी जान लें, पहली चीज। दूसरी, और आज भी उस पद पर है। दूसरी बात, अभी संदीप दीक्षित जी चुनाव जीत रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिएगा, फिर हम डिबेट पर बैठेंगे, और बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। और उनके पीछे अपना कार्यकर्ता लगाइएगा तब ना। मैं कार्यकर्ता नहीं सर, पूरी टीम लगी हुई है, और बिना लोग अपने खर्च पर
जो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उनका जुड़ाव उत्तर प्रदेश से रहा है, उनका घर उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश से मैं कम से कम 500 साथियों को जानता हूं जो अपने खर्च पर संदीप दीक्षित जी के साथ लगे हैं। और भाई शिवम जी तो विपक्ष के लोग ये कहेंगे। अब थोड़ा मुद्दे की सर बात ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मुझे विनोद जी को चर्चा में लाने दीजिए। विनोद जी आज आप बात कर रहे हैं, ठीक विनोद जी को चर्चा में लाने दीजिए। विनोद जी मेरा ये सवाल था कि जो अजय माकन जी नहीं दिखाई पड़ रहे, उसे पता चल रहा है कि सीलमपुर में आज क्या होगा। त्रिपाठी जी, मैं आप ही के लिए इनपुट दे रहा हूं। आप अभी शिवम जी से पूछ सकते हैं, मैं आप ही के लिए देख रहा हूं सवाल। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख रहा हूं कि लड़ाई तो दिल्ली में साफ साफ दिख रही है, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। कांग्रेस पार्टी का जो अपना चुनाव में एक अलग पार्टी के रूप में लड़ रही है, इंडिया गठबंधन से अलग हटके, तो ये बात पहले से तय थी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। केजरीवाल ने खुद कहा था आम आदमी पार्टी कोई कोalition दिल्ली में नहीं करेगी। तो अब ये सीधे सवाल तो ये बनता है कि आज के दिल्ली की रैली, जो सीलमपुर की रैली है, वो सीलमपुर की रैली से राहुल गांधी का मैसेज क्या है? राहुल गांधी ये मान के चलते हैं कि सीलमपुर में डेफिनेटली 52-53% वहाँ मुस्लिम आबादी है, तो जाहिर सी बात है उनको लगता है कि दिल्ली में अगर ये उनका जो पूरा वोट बैंक है वो अगर दुरुस्त हो जाए या फिर वो कांग्रेस में लौट जाए तो उनको फिर कांग्रेस को दिल्ली में जिंदा करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये वोट बैंक को आपकी जो पहले से रही है उसको तो केजरीवाल ने ही छीना है। आज आप उस बात को कोई अंडरस्टैंडिंग जब आप बनाने की कोशिश किए लोकसभा चुनाव में, तो लोगों ने आपको मात दे दी, 7 के 7 सीट बीजेपी जीत के आई। तो ये आप उसको देख रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये आप भूल जाते हैं जब अजय माकन पहले दिन स्टैंड क्लियर किया था कि कांग्रेस को सीधे आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसमें कोई जो शिवम जी बता रहे थे कि पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर और कुछ बात आप कर रहे हैं, तो वो फिर दोबारा अजय माकन लौट के क्यों नहीं आए? मैं वही कह रहा था। और वो लौट के इसलिए नहीं आए कि राहुल गांधी खुद दिल्ली चुनाव के ऐलान होने के साथ ही विदेश दौरे पे चले गए। तो आप ये जो टोकनिज्म की सियासत कर रहे हैं उसमें दिल्ली के लोग कांग्रेस पे किस तरह भरोसा करें? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लड़ाई तो अभी बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में। ठीक है विनोद जी, ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अजय माकन जी नहीं आ रहे हैं खुल करके, तो आज सीलमपुर में क्या होगा, ये भी अनुमान लग जाता है क्या इससे कि भाई सीलमपुर में हो सकता है राहुल गांधी केजरीवाल जी पे एकदम सॉफ्ट रहे? मैं संदीप जी आपके पास आऊं, लेकिन शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संदीप जी आपके पास। शिवम जी आप खास तौर पर इस पर जवाब दीजिएगा। भाई आप एक बार तो 3 सीट जीते, उसके बाद 8 सीट जीते, इस बार आप फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार लगता है कि आप हर एक नैरेटिव को काउंटर कर रहे हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल दिल्ली में ही घेर लिया जाए? देखिए वो शेर है ना कि ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये अरविंद केजरीवाल, ये राहुल गांधी नामक व्यक्ति जो है अपनी पार्टी को बिल्कुल नदी के बीच में लेकर डूबेंगे, ना इधर किनारे पे ले जा पाएंगे ना उधर पे किनारे पे ले जा पाएंगे। जब शीला दीक्षित को गालियां देकर, अय्याश बोलकर, उनके कुत्ते के खाने के लिए आरटीआई लगाकर, एसीज के बारे में बात करके इस आदमी ने एक अलग नैरेटिव गढ़ा अरविंद केजरीवाल ने, और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा सरकार के, तब तो उनकी गोद में जाकर बैठ गए। आज स्थिति ऐसी है कि लोकसभा में साथ में बैठ गए, विधानसभा में फिर अलग लड़ रहे हैं। एक कंफ्यूज आदमी कभी भी कुछ बेहतर स्थिति में अपनी पार्टी को नहीं ले जा सकता। भैया ये उनको तय करना है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संदीप दीक्षित के साथ खड़ी है कांग्रेस के नहीं खड़ी है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरे, 4% से ज्यादा दिल्ली में पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब अगर बर्बादी करने पर कोई व्यक्ति तुला हो तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि हाँ, अगर वो चाहते, अगर वो मेहनत करें तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुंह पर संदीप जी बताइए, संदीप जी जो लोग शीला दीक्षित जी के 12 एसी पर सवाल उठाते थे, आज शीश महल में 60 एसी लगा करके, और वो फिर उल्टे आप ही के ऊपर वो हमला बोलते हैं। उनके ऊपर तो भाई करारा हमला होना चाहिए, अजय माकन जी को भी आना चाहिए और सीलमपुर से भी करारा हमला होना चाहिए आपकी तरफ से। नहीं देखिए सर, हमने एक बात कही कि जो है अजय माकन जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है
और उस जिम्मेदारी के तहत उस काम को निर्वह कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे सीएम भाई ने बात की कि क्या आपका एजेंडा है, आप क्या चाहते हो। मैं सिर्फ दो चीजें जानना चाहता हूं सीएम भाई से। सीएम भाई, पहली चीज तो आप पूरे दिल्ली का एक जल आंदोलन आपका छोड़ दीजिए, एक आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बता दीजिए, एक जल आंदोलन के बाद। दीजिए जवाब शिवम जी। शिवम जी वो कह रहे हैं कि आप भी अरविंद केजरीवाल की तरफ उस तरह के खिलाफ उस तरह से नहीं उतरे मैदान में। सीधा आरोप है आपके ऊपर शिवम जी। बता सकते हैं दारू शराब का मसला, जवाब दीजिए शिवम जी। जो मसले थे हमने उठाए, और आप ये बात कहते हो आज आप जो है सीधा आरोप है कि भाई आप भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे। दीजिए जवाब। आंदोलन से निकल के रहे हैं। आरएसएस ने कहा कि दीजिए जवाब दीजिए। समर्थन हमारा था, तो आप क्या बात करते हैं भाई? आज कलई दीजिए रही बात पहचानती की दोनों की पहचानती एक है, आपके पैतृक संगठन एक है। आरएसएस से निकल कर आ पाए, आरएसएस से निकल कर आ पाए। अब नहीं बात सीलमपुर की। अच्छा जवाब सुनिए संदीप जी, जवाब सुनिए। शिवम जी दे रहे हैं जवाब। भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिमों से इतनी नफरत करती है और उनका शिवम जी जवाब दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए शिवम जी, बोलिए शिवम जी बोलिए। देखिए मैं एक चीज मुझे प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा विनती है आपसे। अच्छा ठीक है संदीप जी जरा सा जवाब सुन लीजिए। बोलिए शिवम जी। देखिए एक 135 साल पुरानी पार्टी की लोकतंत्र में हैसियत और औकात अगर मुस्लिम लीग के बराबर ही रह जाए तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज आप इनको रोकिए ना, मेरा रिक्वेस्ट है, बीच में चलाना। संदीप जी उन्होंने आपको सुना तो उनको भी सुन लीजिए। संदीप जी उन्होंने आपको पूरा सुना। संदीप जी शिवम जी ने आपको पूरा सुना, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। थैंक यू। दूसरा, मैं मुस्लिम लीग क्यों कह रहा हूँ, आज जिनके घर में दो चिराग है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी इतनी हैसियत नहीं रही कि नॉर्थ इंडिया में पैदा हुई पार्टी जो है आज मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे चुनाव लड़ रही है, वहां जाकर मुस्लिम लीग के झंडे इनकी रैलियों में दिखाई देते हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में से ही इनको कॉन्फिडेंस है कि जीत के आ सकते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है यहाँ पर चुनाव लड़ जाए, क्योंकि जानते हैं कि सपोर्ट नहीं है। आज रैली भी करी तो सीलमपुर में, अरे दिल्ली में कहीं रैली करने की जगह ही नहीं रह गई। लोग तो कहते हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया, लोग सम्मान करते हैं। आज इतना भी दम नहीं रहा, आज स्थितियां इतनी खराब हो गई है कि। और दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये बात सच है कि ये अभी तक भी कंफ्यूज हैं। इनके नेता वैसे भी देश भर में कंफ्यूज नेता के नाम पर ही जाने जाते हैं, लेकिन आज भी वो कंफ्यूज है कि उनको अरविंद केजरीवाल से लड़ना है कि नहीं। ठीक है देश के स्तर पे वो मोदी से डरते हैं, इसलिए उनको अरविंद केजरीवाल जैसे लोग चाहिए। ठीक है, फिलहाल आज समय की कमी है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है और वो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जब अजय माकन जी नजर नहीं आ रहे तो सीलमपुर में क्या होगा ये लगभग अंदाजा लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शिवम जी, संदीप जी और विनोद जी, आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनमर्ग में जो टनल का उद्घाटन किया वो कश्मीर के लिए, देश के लिए रणनीतिक तौर पर और हर लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुमने बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख बधाइयां। हो असली मसाले सच MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। आज पीएम मोदी का एक और मिशन कश्मीर हुआ। आज देश को एक महत्वपूर्ण टनल मिला है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली सोनमर्ग टनल ऑल वेदर प्रूफ होगा। सालों भर पर्यटक यहां पर आ जा सकते हैं। 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह टनल रक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय विकास के लिए अहम है। टनल के उद्घाटन के अवसर पर सीएम ओमर अब्दुल्ला भी थे, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पीएम मोदी का आभार। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हुई है। पीएम मोदी ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का आभार जताया और कहा कि उनके दृढ़ संकल्प के कारण ही यह संभव हो पाया है। आतंकी हमले में 7 साथियों को खोने का भी उन्होंने गम जाहिर किया।
लोगों की जिंदगी आसान बनाने में मजदूरों की भूमिका को भी उन्होंने खूब सराहा। 2015 में टनल की नींव रखने वाले पीएम मोदी ने 2025 में इसे पूरा कर यह भी साबित कर दिया कि जिसका वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी कर देते हैं। लटकाने भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं। पीएम ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। पिछले साल 2 करोड़ पर्यटक यहां पर आए। सोनमर्ग में भी पिछले साल 10 गुना पर्यटक आए। टनल के ऑपरेशन के बाद सोनमर्ग, गुलबर्ग सहित अन्य कई स्थान पर टूरिस्ट मैप पर आएगा और कारोबार की गतिविधि भी बढ़ेगी। आज जम्मू कश्मीर को एक बड़ा सौगात मिला है, लेकिन इसके निर्माण में जान गंवाने वाले मजदूरों की चर्चा भी जरूरी है। अमन और तरक्की के दुश्मन आतंकियों ने टनल में काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय डॉक्टरों को हमले में मार दिया था, लेकिन इन मजदूरों ने आतंकियों के साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और टनल के काम को पूरा करके ही दिखाया। आज पीएम उद्घाटन से पहले मजदूर साथियों से ही मिले और उनके प्रति कृतज्ञता जताई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग का निर्माण करने वाले श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए कठिन परिस्थितियों में जान को जोखिम में डालकर भी यह काम किया। मैं सबसे पहले तो देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग सुरंग के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मत्सिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से, हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। चौतरफा स्वागत हो रहा है। सीधे जुड़ते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता निशांत राय से, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। निशांत, हमने बातें तो सबकी सुनवा दी, आपके जरिए जरा ग्राउंड जीरो से हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो सुरंग आज प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया, कितना अहम इस इलाके के लिए, कश्मीर के लिए, अपने देश के लिए? तो सबसे पहले इस इलाके की बात करेंगे, यानी कि सोनमर्ग की बात करेंगे। गांधरबल एक जिला है और इसमें सोनमर्ग एक इसका हिस्सा है। सोनमर्ग अगर पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए तो भारत के मानचित्र में एक बड़ी जगह मानी जाती है, लेकिन खासकर इस मौसम में जनवरी, फरवरी, दिसंबर लास्ट के बाद से यहाँ पर आना बहुत मुश्किल हो जाता था और लगभग यहाँ पर पर्यटन पूरी तरीके से बंद रहता था। लेकिन इस टनल के खुल जाने के बाद से यहाँ के लोगों के लिए एक अवसर और सामने दिखाई दे रहा है। और जो 3 से 4 महीने पूरी तरीके से बर्बाद हुआ करते थे, अभी तैयारी में बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बेहद हो जाती है। आप सेना है वो बॉर्डर पे आसानी से जी
आवाज में कुछ परेशानी आ रही है। विनोद जी से जुड़ते हैं। विनोद जी, आपसे ये सवाल कि देखिए, अमन और तरक्की के दुश्मनों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उन्हीं को स्मरण किया और ये रोक नहीं पाए। आज जो ये टनल है, ये उन दुश्मनों के लिए भी पैगाम है कि तरक्की को और अमन को रोक नहीं सकते, चाहे जितना भी कुछ कर लो। ये जीता जागता उदाहरण ये टनल। लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊँ, लेकिन इस सबसे आज का जो ये उद्घाटन है उसमें आप कई चीज़ देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहला तो ये कि आप श्रीनगर लेह के जो संपर्क है, वो श्रीनगर लेह का जो हाईवे है, उसमें आप देखिए कि कम से कम लोगों को 4 से 5 घंटे के तो समय की बचत तो जो होगी सो होगी जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑल वेदर प्रूफ है ये। तो अब ये 4 महीने जो रोड जाम होते थे वहाँ लैंडस्लाइड के कारण, ये बर्फबारी के बाद, तो कम से कम ये रहेगा कि आप जब भी गाड़ी उठाएं और आपको श्रीनगर से ले जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, बर्फबारी का आनंद तो ये ले कनेक्टिविटी के लिए आप कह सकते हैं कि ये देश के लिए बड़ा दिन है, एक बड़ी सौगात है पीएम मोदी की तरफ से। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं वो भी एक चिंता की विषय है कि जो बात चिंता का विषय मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सोचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने आज कम से कम इस आपका जो बयान सुना, आपने उनका जो भाषण सुना, उन्होंने दिल्ली से की जो दूरी है उसको लगभग खत्म करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने एक तरह से बहुत शानदार उन्होंने एक पहल किया और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास में पीएम मोदी का जो योगदान है पर्सनली, उसको सराहते हुए बात कही। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वहां जिस तरह से बिहार से हो, यूपी से हो, उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, ये मजदूरों का जो ये कंट्रीब्यूशन है उसको सराहना जो आज पीएम मोदी ने की है वो एक तारीफ की बात की है कि आप उसके निर्माण को सराहिए। जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सहूलियत है, उस सहूलियत में सबसे बड़ा योगदान उनका ही है। समय की कमी है, वरना इस पर हम लोग और थोड़ी चर्चा करते। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और साथ में निशांत, आपका भी ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।